हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ दोस्तों हम पर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलियन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक जो है हम बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। साथ ही हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, साथ में उसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और साथ ही एजियोट्रोप्स क्या होते हैं और उसमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये क्या होते हैं, ये सब भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे और आगे का जो हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हम स्टार्ट करेंगे। आइडियल नॉन आइडियल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि कैसी प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, विच ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ना कि उसके नेचर पे। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वही क्या होती है हमारी, वही प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसे जो है नेचर, साइज, इसमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर। ठीक है, प्रकृति क्या है उसकी सॉल्यूशन की, ठीक है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया, ये दो अलग अलग है हमारे पास। डिफरेंस है, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस है? बता सकते हैं कोई? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भले ही दोनों अलग अलग है, ग्लूकोज अलग है, यूरिया अलग है, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ इनके 1 मोल पे ध्यान देना है। तो दोनों के पार्टिकल्स कितने हैं? 1 मोल पार्टिकल्स है ना, दोनों कितने हैं? 1 मोल है। तो यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे या किसी अदर फैक्टर पे। ठीक, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके कोई नेचर या कोई अदर कोई फैक्टर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल यूरिया है, सॉरी NaCl है, अब क्या हम सेम बात कह सकते हैं? अभी भी जो हमने बात ऊपर की, हम ये बात इसके लिए, यहाँ पर तो क्या था, 1 मोल दोनों क्या पार्टिकल्स क्या है, सेम है, तो ये क्या हमारे बराबर होंगे। ठीक, लेकिन क्या ये भी क्या सेम हो सकते हैं, ये 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल NaCl, ये बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि अब ये क्या हो जाते हैं, दो भाग में टूट टूट जाते हैं। एक हमारे इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं। ठीक, जो किसी भी सॉल्यूशन में विच एसोसिएट एंड डिसोसिएट इन अ
सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट, बाकी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना एसोसिएट का ना डिसोसिएट। ठीक, अब बात यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि हमने NaCl देखा, हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्रेक कैसे होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक, जबकि ग्लूकोज में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इनमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, तो वहां पर हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। लेकिन अब बात आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, 4 अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम समझ गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, किसी नेचर या कोई फैक्टर है उस पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज, ये क्या होते हैं, हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हम यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरी चीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, तो कौन कौन सी, पहली है हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम RLVP भी कहते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में क्या होता है, लोअरिंग यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर कैसे, वो हम अभी। अगला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या पढ़ा था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते तो के लिए हमारा जो लॉ होता है वो क्या होता है, पी नॉट, यही होता है लॉ। यही हमने कुछ पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स, जहां पर P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब P नॉट ए क्या था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात तो आ गई थी। ये क्या था, राउल्ट्स लॉ से मिला था, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट्स लॉ से हमने ये निकाला था कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स और सॉल्यूट्स के लिए क्या होता है कि P इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स से होता है। ये बात तो समझ में आ गई थी। लेकिन अब हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि जो P नॉट ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या मतलब क्या है, कि उसमें क्या है, एक ही है जो हमारा क्या होगा, कंपोनेंट जो वेपराइज होगा। ठीक, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा उसी कंपोनेंट का होगा। ठीक, वहां पर क्या है, अगर जो हमने जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, जो 2 वॉलेटाइल लिक्विड थे जहां पर, तो A कंपोनेंट और B कंपोनेंट दोनों ही क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका होगा, A प्लस B दोनों का मिलकर के वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब एक क्या होगा, एक हमारा वॉलेटाइल होगा ही नहीं, सिर्फ एक ही वॉलेटाइल हो रहा है, तो यानी कि टोटल जो प्रेशर होगा वो एक का ही तो आएगा, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक का ही तो होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको एक तरह से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर हमने क्या लिया, एक फ्लास्क है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, बंद है। ठीक, अब इस फ्लास्क में क्या है, हमारा लिक्विड है कोई, ठीक, कोई लिक्विड है। ठीक, ए कंपोनेंट है। अब हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, इसके वेपर बन रहे हैं। अभी तो क्या है, इसमें प्योर वेपर्स बन रहे, एक ही कंपोनेंट के वेपर बन रहे। लेकिन अब इसी में हम क्या डाल दें, जिसमें वेपर बन रहे हैं, इसी में हमको क्या डाल दें,
सॉल्यूट पार्टिकल डाल दें, कुछ क्या डाल दें, कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। अब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम डालेंगे, अगर हम कह रहे हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 100, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर कितना आता है इसका 100, लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं तो वो वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, लोअरिंग आ जाती है, यानी कि वो वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक, जिस वजह से उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम दोनों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक्सप्रेशन से हम समझेंगे, चलिए इसको आप एक्सप्रेशन से हम समझते हैं। अब हम कह रहे हैं P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट ए, P बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। अब हम क्या जानते हैं, जो एक्स ए है वो 1 से कम है, वो 1 से कम है, क्या वो 1 से कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो एक्स ए ये 1 से कम ही तो हो, क्योंकि एक्स बी तो कुछ होगा, है ना, एक्स बी भी अगर कुछ है तो एक्स ए एक्स बी मिल करके दोनों 1 के बराबर होंगे। तो एक्स ए जो है वो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो 1 से क्या होगा, कम ही तो होगा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, यानी कि हम ये लिख सकते हैं P अपॉन पी नॉट ए भी क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि अगर हमने कहा कि प्योर वेपर प्रेशर कितना है, 100 है, फिर जो हमने वेपर प्रेशर जो हमारा था वो कितना आया, 80 आया, माइनस कर देंगे तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या आया, वो 20 आया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या हो रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, लोअरिंग हो रही है, यानी कि कमी आ रही है, यानी कि कम हो रहा है ना, वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, अब हम इसको P अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स ए, क्या इक्वेशन है हमारी, लोअरिंग इन इक्वेशन ये रही। अब इसको आगे पूरा सॉल्व करते हैं। P नॉट ए अपॉन ए इक्वल्स टू, P अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स ए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्या हम एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे इसको P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए टू 1 माइनस, ठीक, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बी ये आ गया, एक्स बी को हमने क्या किया, इधर ले गया, इसको इधर ले गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी, पी बोल लो या इसको पी ए बोल लें हम, पी ए बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, पी ए अपॉन, ठीक, ये पी ही बोलते हैं। इतनी बात समझ में। अब ये जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनी है बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनी है, इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स बी है, एक्स बी को क्या लिखते हैं हम, देखो ये जो एक्स बी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इसका मतलब, यानी कि एन बी
अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, Nb अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा मेन इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, ये वाली होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Nb को क्या लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा बच्चों, जो ये वाला जो हम क्या कह रहे हैं, अगर टोटल वेपर प्रेशर है 100, ठीक, में से 80 हमारा क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर है, फिर टोटल वेपर प्रेशर है, जो प्योर वेपर प्रेशर है वो है 100। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ऊपर तो लोअरिंग हो रही है और उसको क्या 100 से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। पीछे हमने क्या देखा था कि लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, यहाँ पर क्या हो रही है, लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। ठीक, इतनी बात समझ में। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये होता है हमारा फिनिश। अब बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अगर हम, हमारे पास क्या कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो Na की वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है Nb की वैल्यू से। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर Na प्लस Nb है ना, तो क्या कर लेते हैं, Nb को क्या कर लेते हैं, हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और वहां पर क्या लिख लेते हैं, Na लिख लेते हैं। किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में होगा वहां पर, तो हमें क्या मानना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, एन बी अपॉन एन ए, एन ए प्लस एन बी। तो हमने क्या कहा, एन बी को क्या करते हैं, यहाँ पर एन ए क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है एन बी से, जिस वजह से हम क्या करते हैं, एन बी को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वहां पर एन ए लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सॉल्यूशन इक्वेशन बन जाती है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साथ ही एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाती है हमारी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैल्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों पहले इसको नोट करो, फिर आगे जो अगला पेज है उसको नोट करो। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हमने ये निकाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए चलिए नोट कीजिए। चलो, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, 60, यानी कि पी नॉट ए हमें दिया गया है 60 mmHg। अगला है एट सेम टेम्परेचर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पी ए हमें ढूंढना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी हमें, यानी कि ठीक है 30 ग्राम यूरिया, यानी कि ये क्या हमारा सॉल्यूट, क्या है, सॉल्यूट या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, यानी कि एक्स बी जो है उसका क्या दे रखा है, मास दे रखा है। यूरिया का मास कितना है, 30 ग्राम, और डिजोल्व इन 72 ग्राम वाटर दे रखा है, उसका भी क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक, चलो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला।
अब देखो लगभग सारी वैल्यूज तो गिवन है, लेकिन एक्स बी, अब एक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन बी क्या होता है, मास कितना है इसका 30, और मोलर मास कितना रहता है यूरिया का, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, देखो 14 टू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 16 है ना, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास नाइट्रोजन है, यानी कि 14 टू जा 28 प्लस 4 प्लस 12 28, 60, कितना आ गया टोटल 60 अपॉन Na, Na यानी कि कितना है हमारे पास 72 वाटर, और 18 ग्राम क्या है हमारे पास, इसका मास होता है 18 ग्राम, प्लस 30 अपॉन 60 एनबी है। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ रहा है 1/2 4 कितना आ गया 4 प्लस 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 4 प्लस 0.5, कितना आ गया ये 0.5 अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 अपॉन 4.5, ठीक, इसको भी क्या लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 यानी कि 1/9 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू आ गई पी नॉट ए की वैल्यू हमारे पास 60 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू है 60 इज इक्वल्स टू एक्स बी की वैल्यू आ गई 1/9। सॉल्व कर लेंगे, देखो 60 चला जाएगा ऊपर, माइनस पी इज इक्वल्स टू 60 यहाँ चला जाएगा 6/9। सॉल्व कर लेंगे, 3 टू जा 3 3 जा 9, अभी 3 चला जाएगा ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई में 20 रहेगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, 180 माइनस 3p इक्वल्स टू 20, माइनस 3p इज इक्वल्स टू 20 माइनस 180, p इज इक्वल्स टू 160/3, p इज इक्वल्स टू 5 50, 3 3 जा 9, 53.3 समथिंग आ, p की वैल्यू क्या गई हमारी, तो कुछ कुछ ऐसा ही आएगा। इस तरीके से सिंपल सी इक्वेशन थी, हमें क्या दिया, सब कुछ तो दिया हुआ था, है ना, एक्स बी यानी कि जो मोल फ्रैक्शन थी बी की, वो भी हमने यहाँ पर निकाल ली, सारी वैल्यूज रख दी। देखो ये 72 कैसा है, देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है हमें वाटर का, देखो मास दिया हुआ है वाटर का, बाकी पता है हमें क्या होता है वाटर H2O, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो मोलर मास है वो तो हम निकाल ही लेंगे, कितना 2 प्लस 16 कितना हो गया टोटल 18 ग्राम, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। साथ ही ये तो हमें दे ही रखा था यूरिया का, ठीक, इससे सॉल्व करके जो है एक्स बी की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर 1/9, सीधा वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया, सीधा सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से हमारा आ गया। चलो इसको नोट कर लो आप। चलो ये है अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आप एक बार होमवर्क पे करके आना, अटेम्प्ट करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छा फॉर्मूला भी इसमें यही वाला लगेगा, तो एक बार इसे आप कोशिश करना करने की, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर कर लेंगे। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।